स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में आपने अभिप्रेरणा का अर्थ के बारे में देखा और अभिप्रेरणा की क्या विशेषताएं हैं और अभिप्रेरणा के प्रकार। अभिप्रेरणा को बहुत सारे मनोवैज्ञानिक ने उनको बहुत प्रकार से विभाजित किया है। जैसे मैस्लो ने कहा है कि उसे दो भागों में बांटा है, जो कुछ तो जैसे जन्मजात या अर्जित। दूसरा हम थॉमसन ने जैसे कहा है कि अभिप्रेरणा स्वाभाविक होती है या कृत्रिम हो सकती है। ऐसे गैरेट के अनुसार जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक होती है। जैसे गैरेट ने कहा है कि जन्मजात जैविक या जन्मजात, जिसको यह जो अभिप्रेरणा है व्यक्ति को जन्म से ही पाई जाती है। इनको जैविक या शारीरिक प्रेरक, साइकोलॉजिकल मोटिव्स भी कहते हैं। जैसे आपका भूख है, प्यास है, निद्रा है, विश्राम है, काम है, इस प्रकार की ये प्रक्रिया जो होती है वो आपकी जन्मजात होती है। ये हमारे कह सकते हैं साइकोलॉजिकल हमारे मोटिव्स हैं। अब कुछ होते हैं हमारे अर्जित प्रेरक। ये प्रेरक अर्जित किए जाते हैं या सीखे जाते हैं। जैसे कोई इंटरेस्ट है, आदत है, सामुदायिकता है आदि। कुछ मनोवैज्ञानिक प्रेरक भी है। साइकोलॉजिकली मोटिव्स में कुछ मनोवैज्ञानिक दशाएं ये के कारण उत्पन्न होती है। जैसे आपका क्रोध है, भय है, प्रेम है, दुख है, आनंद है। ये सब हमारी मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरणा। कुछ जैसे हमारी सोशल मोटिव्स है। ये प्रेरक सामाजिक आदर्शों, स्थितियों, संबंधों आदि के कारण उत्पन्न होती है और व्यक्ति के व्यवहार पर ये बहुत प्रभाव डालते हैं। जैसे हमारा आत्म सुरक्षा है, आत्म प्रदर्शन, जिज्ञासा, रचनात्मकता आदि। कुछ नेचुरल मोटिव्स भी है, स्वाभाविक प्रेरक। ये प्रेरक व्यक्ति में स्वभाव से ही पाए जाते हैं। जैसे कुछ आप बालक को देखे होंगे, खेल में बहुत रुचि होती है, अनुकरण करने की किसी में बहुत, जैसे राजू जो हैं वो आपके मिमिक्री करते हैं तो वो उनके प्रेरक है। वो अनुकरण करने की प्रक्रिया उनको बहुत अच्छी लगती है। कुछ सुझाव, प्रतिष्ठा, सुख प्राप्ति आदि। कुछ आर्टिफिशियल मोटिव्स भी है। ये प्रेरक स्वाभाविक प्रेरकों के पूरक के रूप में कार्य करते हैं। जैसे एक व्यक्ति के कार्य या व्यवहार को नियंत्रित और प्रोत्साहित करते हैं। जैसे हम दंड है, पुरस्कार है, सहयोग है, प्रशंसा है, निंदा है। यह व्यक्तिगत और सामूहिक कार्य की प्रेरणा होती है। अब आज हम देखते हैं कि एक बालक को स्कूल में या विद्यालय में एक शिक्षक किस प्रकार से अभिप्रेरित कर सकता है। तो उसके लिए, अभिप्रेरणा के लिए हमें क्या क्या कारक हैं या क्या करना चाहिए, तो वो देखते हैं कि जो विद्यार्थी है, जो विद्यालय आता है, तो यह इस बात का हम कह सकते हैं कि द्योतक है कि हम कह सकते हैं कि बालक अभिप्रेरित है तभी वो स्कूल आ रहा है। यदि अभिप्रेरित नहीं होता तो वह स्कूल नहीं आता। तो इसी तरह से हम ये भी कह सकते हैं, अब वो बालक कितना अभिप्रेरित है या वो सीखने के लिए लालायित है, या वह ये कोई ज्यादा इच्छुक है, कोई कम इच्छुक होता है। यह व्यक्ति के व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। वो कौन किस पर ज्यादा अभिप्रेरित है, कौन कितना अधिक अभिप्रेरित है और वो कौन कितना कम अभिप्रेरित है। अब अभिप्रेरणा का कारण भी हो सकता है अलग अलग। कोई स्कूल में अपना समाज में उच्च स्थान प्राप्त करने के लिए पढ़ने के इच्छुक है, इसलिए विद्यालय आना चाहता है। हो सकता है कोई बालक स्कूल में, जो विद्यालय में अपने
फ्रेंड्स के साथ मिलने के लिए आ सकता है, इसके लिए वो अभिप्रेरित है। या स्कूल में जो एक्टिविटीज होती है उसमें भाग लेने के लिए आता है, इसलिए हो सकता है, तो वो उसके लिए अभिप्रेरित है। यानी उसको कहीं मित्रों का संगत अच्छा लगता है, तो कहीं ये लगता है कि यदि मैं ना पढ़ूं तो अगले क्लास में मुझे समझ नहीं आएगी और मैं इस क्वेश्चन का आंसर मैं सही तरीके से नहीं दे सकूंगा, तो इस तरह से वो अभिप्रेरित हो सकता है। तो अभिप्रेरणा का कारण एक दूसरे से अलग हो सकती है, और किसका कितना अधिक है और कितना कम है ये सीखने की क्रिया पर निर्भर करती है कि कौन कितना अधिक जल्दी सीखता है। विद्यार्थियों को सीखने के लिए पूर्ण रूप से अभिप्रेरित करने के लिए मनोवैज्ञानिक ने अनेक विधियों का विकास किया है, और उसमें से एक हम सबसे पहले देखते हैं कि यूटिलिटी। आप देखते हैं कि हम लोग जब लेसन प्लान बनाते हैं तो उस समय उस लेसन प्लान बनाते समय हम ध्यान रखते हैं कि इस पाठ का उसके दैनिक जीवन में कितना उपयोग में आ सकता है। यदि हम उसकी जानकारी देते हैं तो बालक उसकी उपयोगिता को जानते हुए वो उससे अभिप्रेरित होकर वह उस पाठ को पढ़ने के लिए उसमें रुचि जागृत होती है, और वह सिखाया हुआ पाठ बहुत कौशल से वो सीखता है, क्योंकि उनको उसकी उपयोगिता का आभास होता है। वो जानता है कि यदि मैं इसे नहीं सीखूंगा तो भविष्य में मेरे जीवन के लिए यह कितना हमें मुश्किल होगा इसे यदि हम नहीं सीखते हैं। तो इस सीखने के लिए वो इससे अभिप्रेरित है, क्योंकि वो उसकी उपयोगिता को जानता है। इसी तरह से सेकंड हम कह सकते हैं एक विधि है जो एम, पढ़ाए जाने वाले विषय अथवा सिखाए जाने वाले कौशल के प्रशिक्षण का उद्देश्य क्या है। इसलिए हम लोग देखते हैं जब हम लेसन प्लान बनाते हैं तो लेसन प्लान बनाते समय सबसे पहले हम जनरल एम्स और स्पेसिफिक एम्स हम लिखते हैं, यानी उस विषय को पढ़ाने का क्या उद्देश्य है और उस टॉपिक को पढ़ाने का क्या उद्देश्य है। यदि हम उसके उद्देश्य को के बारे में उसे बताते हैं, यानी हम कक्षा में किसी पाठ को पढ़ाने से पहले, सिखाने से पहले यदि हम उसके उद्देश्य के बारे में उसे अवगत कराते हैं कि इसे इस पाठ को क्यों पढ़ाया जा रहा है, या इससे उनको क्या लाभ है, या उनसे इनकी क्या विकास होगा, उनके इस पाठ को पढ़ने के बाद उनके कौशल में क्या विकास होगा, तो यह सीखने का उद्देश्य जब वह जान लेता है बालक, तो उसकी सीखने की गति तीव्र हो जाती है और वह उतना अधिक अभिप्रेरित हो जाता है, और उतनी उसकी क्रियाएं वह उतनी अधिक तेजी से वो करता है। इसी तरह से तीसरी हम कह सकते हैं शिक्षार्थियों की आवश्यकताएं। यदि हम बालक को उसके नीड्स के बारे में, यदि किसी विषय का ज्ञान एवं कौशल और प्रशिक्षण अपने में कितना भी उपयोगी क्यों ना हो, जब तक शिक्षार्थियों की आवश्यकता की संतुष्टि नहीं करता है तब तक शिक्षार्थी उसे सीखने के लिए अभिप्रेरित नहीं होता है। यानी इसलिए कौशल को विद्यार्थियों की आवश्यकताओं से जोड़ा जाना अति आवश्यक है। मैंने आपके लिए हम ये जान रहे हैं कि यह विषय बहुत इम्पोर्टेंट है और इसे सीखना बहुत जरूरी है, किंतु बालक को यह नहीं ज्ञान है कि यह बालक की जो उसकी नीड्स है, उसको यह जो सीखा हुआ चीज उसको फुलफिलमेंट नहीं कर रहा, उसकी संतुष्टि नहीं कर रहा है, तो वो क्यों सीखेगा। उसको जानता है कि इसको सीखने से मुझे तो कोई फायदा तो नहीं होगा, मेरी जो नीड्स है उसकी तो संतुष्टि तो नहीं होगी। तो इस आवश्यकता को संतुष्ट कर, जब कोई सीखा हुआ कार्य संतुष्ट करता है तभी वह सीखने के लिए अभिप्रेरित होता है। इसी क्रम में हम देखते हैं कि लेवल ऑफ एस्पिरेशन, विद्यार्थियों का आकांक्षा स्तर। कुछ विद्यार्थी केवल उत्तीर्ण होने के लिए क्या ही आकांक्षा रखते हैं, कुछ लोग सोचते हैं केवल हम पास ही हो जाएं,
कुछ लोग सोचते हैं हम सेकंड डिवीजन में पास हो जाते हैं तभी ठीक है, कुछ चाहते हैं कि हम फर्स्ट डिवीजन हो, कुछ चाहते हैं हमें केवल नौकरी मिलने से ही हमको पढ़ना चाहिए, कोई चाहता है कि हम व्यवसाय मिल जाए। तो विद्यार्थियों का आकांक्षा का स्तर जितना ऊंचा होता है वे उससे संबंधित ज्ञान तथा कौशल सीखने के लिए उतने ही अधिक अभिप्रेरित होते हैं। अतः इन विद्यार्थियों का आकांक्षा स्तर उठाकर उनकी अभिप्रेरणा में भी वृद्धि किया जा सकता है। अब हम देखते हैं और नेक्स्ट हम देखते हैं कक्षा का एनवायरनमेंट, क्लास क्लाइमेट कैसा है। कक्षा का वातावरण भी शिक्षक को शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करता है, अभिप्रेरक का कार्य करता है। यदि बहुत स्वच्छ हवा है, पर्याप्त प्रकाश है, शांत वातावरण है, सुंदर कक्ष है, तो कहीं कहीं देखिएगा आपको बैठने में ही एक शांति महसूस होती है। तो शिक्षक और शिक्षार्थियों के बीच के संबंध और शिक्षार्थियों के आपस में संबंध में जो है, इन सबसे भी कक्षा का वातावरण तैयार होता है। कभी कभी बहुत सारा अच्छा वातावरण है किंतु टीचर और स्टूडेंट के बीच का जो रिलेशन है वो डिक्टेटरशिप है, तो स्टूडेंट वहां पर एक भयभीत वातावरण में रहता है और वह कुछ पूछ नहीं सकता। तो ऐसे समय में वह थोड़ा भय के वातावरण के कारण वह शिक्षक से डरा सहमा और अपनी खुलकर विचार व्यक्त नहीं कर पाता, तो इस कारण भी अभिप्रेरित नहीं हो सकता। किंतु कभी कभी ऐसे शिक्षक होते हैं जो एक स्वच्छंद वातावरण रखते हैं, तो उस क्लास में बच्चे आना ज्यादा पसंद करते हैं और अपने विचारों को व्यक्त करना अधिक पसंद करते हैं, तो इससे भी अभिप्रेरित होते हैं। एक और हम कह सकते हैं यूज ऑफ सुटेबल टीचिंग मेथड्स। अब हम छोटे बालकों और बड़े बालकों में हम डिफरेंस करते हैं, वो किस प्रकार का मेथड यूज करना चाहिए। बच्चों के लिए खेल विधि का प्रयोग करना चाहिए, बड़ों के लिए प्रोजेक्ट विधि का प्रयोग करना चाहिए। और आप जानते हैं करके सीखना ही हमें ज्ञान बहुत जल्दी सिखाती है। यदि हम लर्निंग बाय डूइंग इज बेस्ट मेथड। अब यदि कोई चीज को आप करके सीखते हैं वो जल्द सीखते हैं। आप यदि हम थ्योरेटिकल आपके बारे में यदि आपको कोई खाने का चीज बनाने बोला गया है, आपको थ्योरेटिकल जितना भी बताया जाए, आप जब तक उसको करेंगे नहीं, कितना नमक डालना है, कितना तेल डालना है, कितनी उसकी आग धीमी रखनी है, इस सब बातें उसको कैसे पता चलता है। या आप साइकिल चलाते हैं, आपको भले ही साइकिल चलाना या स्कूटर चलाने के लिए आपको बहुत सारे टेक्निक बता दिए जाए, आपको थ्योरेटिकल जब भी बता दिया जाए, जब तक आपको किस तरह से आप करना है उसे नहीं आप खुद कर नहीं देखते हैं तो आप नहीं सीख पाएंगे। तो हमें भी बालकों के लिए शिक्षक को जब ट्रेनिंग देते समय, प्रशिक्षण देते समय उपयुक्त शिक्षण विधि का भी प्रयोग करना चाहिए, जिससे शिक्षार्थी अभिप्रेरित होते हैं। छोटे बालकों के लिए किस प्रकार की विधि, बड़े बालकों के लिए किस प्रकार, जिससे छात्रों को उसमें रुचि हो। और जैसे छात्रों की रुचि होगी तो छात्र प्रेरित होकर शीघ्र सीखेंगे, और यह सीखने के कारण जब उनको सीखते हैं तो एक आत्मिक संतुष्टि मिलती है और उनको पुनर्बल भी लगता है और वो फिर से अभिप्रेरित हो जाते हैं आगे के कार्य को करने के लिए और उसकी गति तीव्र हो जाती है। अब होता है, हम नेक्स्ट और भी कह सकते हैं, कक्षा में सब व्यवहार, मेथड, सबने आपने टेक्निक, आपने बहुत उसकी नीड्स को ध्यान में रखा, पर शिक्षक जो पढ़ाने वाला है उसका व्यवहार सही नहीं है। यानी अब हम देखते हैं टीचर्स बिहेवियर, शिक्षक का शिक्षार्थियों के प्रति किस प्रकार का व्यवहार है, ये बहुत मायने रखता है। यदि प्रेम पूर्वक है, सहानुभूति पूर्ण है या सहयोग पूर्ण है, तो इस व्यवहार से शिक्षार्थी अभिप्रेरित होकर सरलता से सीखते हैं। वहां आसानी से अपनी बातों को वो रख सकते हैं, अपनी भावनाओं को रख सकते हैं। यानी वह शिक्षक बालक के भावनाओं का सम्मान करता है, उसकी अभिव्यक्ति को स्वतंत्र अवसर प्रदान करता है, उनकी समस्याओं को सुनता है। तो इस तरह वो समस्याएं तुरंत हल भी हो जाती है और बालकों का उस शिक्षक के प्रति विश्वास और उसके कारण उस कक्षा में वह अभिप्रेरित होकर आते हैं।
अब एक और हम कह सकते हैं प्रशंसा एवं निंदा, प्रेज एंड ब्लेम। मनोवैज्ञानिक बहुत सारे अध्ययनों में ये कहते हैं, बस हम लोग क्लास में देखते हैं कुछ दो शब्द, जैसे हम लोग शाबाश बेटा बहुत अच्छा किया आपने, तो उससे एक अभिप्रेरणा होती है। एक सामान्य बुद्धि का बालक जब कक्षा में कोई प्रश्न का उत्तर देता है तो हम यदि दूसरों बच्चों के सामने अरे तुमने क्या बोला, ये तो सही नहीं था, इस तरह से बोलना था, उसकी निंदा कर दिया, तभी भी वो सोचता है कि अरे मेरे को आज शिक्षक ने सबके सामने मेरी निंदा की, अगले दिन मैं इसके बारे में मैं जरूर पढ़ के आऊंगा, जिससे मैं सबके सामने प्रोत्साहित होऊंगा या मैं सम्मानित होऊंगा। तो कभी कभी प्रशंसा बहुत काम आती है, कभी कभी निंदा भी काम आता है। तो ये दोनों अभिप्रेरक का काम करते हैं। पर एक चीज हमें ध्यान रखना है, निंदा जो होती है वो नेगेटिव अभिप्रेरणा है, नकारात्मक अभिप्रेरणा है या ऋणात्मक अभिप्रेरणा है। तो हम अधिकतर पॉजिटिव जो है मोटिवेशन को ज्यादा एम्फसाइज करते हैं बनस्पत नेगेटिव मोटिवेशन के। तो हमें हमेशा उनके साथ एक मुस्कान के साथ एक हमारे जो शब्द हैं उनकी सहानुभूति होनी चाहिए, या हम उनको शाबाशी के तौर पे कहना चाहिए, या गलत कभी यदि कोई कार्य करते हैं तभी हमें निंदा करनी चाहिए, हमेशा उस पे निंदा नहीं करना चाहिए। और यदि कोई शिक्षार्थी बार बार कोई गलती करते तभी हम निंदा, नहीं तो अधिकतर हम प्रशंसा या शाबाशी से ही उनको प्रोत्साहित करते हैं। ऐसे ही हम देखते हैं पुरस्कार एवं दंड, रिवार्ड एंड पनिशमेंट। इस संदर्भ में मनोवैज्ञानिकों ने अध्ययन में पाया है कि जिस समूह में प्रशंसा की गई उसका अचीवमेंट उस समूह में अधिक थी जिसकी आलोचना की गई थी। यानी आलोचना करने वालों से प्रशंसा करने वाले समूह की क्या कह सकते हैं, समूह की हमारी अचीवमेंट जो होती है वो ज्यादा होती है। कुछ परिस्थितियों में हमें बच्चों को दंड देना चाहिए और दंड देने पर यह अभिप्रेरक का भी कार्य करता है, पर दंड देते समय बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। हर परिस्थिति में दंड देना हानिकारक हो सकता है। कभी कभी बच्चे आजकल देखते हैं थोड़ी सी बातों पर सुसाइड करने पहुंचते हैं, तो दंड भी देते समय हमें बहुत ध्यान रखना है, कभी उनको हर्ट ना हो, उनको अपने दिल पे ना लगे। तो शिक्षार्थी को शिक्षक को अभिप्रेरित करने के लिए कभी कभी पुरस्कार भी सभी समय नहीं देनी चाहिए, और नहीं तो उसका कोई महत्व नहीं रह जाता। और ये प्रमाण पत्र देते हैं, जैसे हम लोग उसको एक सर्टिफिकेट देते हैं, तो ये सब चीज भी उनको मोटिवेशन का काम करती है। अब एक और कारण है कि कोई प्रतियोगिता या प्रतिद्वंदिता। यदि हम कभी हम लोग देखते हैं, कभी क्लास में हम लोग को दो भागों में बांट के डिबेट कंपटीशन कराया जाता है, तो आपस में कैसे सीखते हो? प्रतिद्वंदिता के आधार पर कि अरे नहीं, उस ग्रुप को हमें नहीं जिताना है। तो यह भी अभिप्रेरक का कार्य करता है। प्रतियोगिता भी अभिप्रेरक का कार्य करता है। और यह प्रतियोगिता सामूहिक स्तर पर अधिक प्रभावशाली होती है। व्यक्तिगत प्रतिद्वंदिता और प्रतियोगिता जहां अच्छे अभिप्रेरक का कार्य करती है, वहीं शिक्षार्थियों में द्वेष की भावना भी उत्पन्न कर देती है। इसलिए हमें थोड़े ध्यान से इस समूह में ही प्रयोग करना चाहिए, व्यक्तिगत तौर पर नहीं। और इसी तरह में हम आगे एक और हम देखते हैं अभिप्रेरक के लिए नॉलेज ऑफ सक्सेस, सफलता का ज्ञान। मनोवैज्ञानिक स्किनर ने अपने प्रयोग में पाया कि यदि सीखने वाले को अपनी सफलता का ज्ञान तुरंत करा दिया जाए तो उसके लिए अभिप्रेरक का कार्य होता है। आपने स्किनर की थ्योरी देखी होगी, जिसमें जब उसको मिल जाता है, सक्सेस मिल जाता है, तो उसको फिर से वो कार्य करने के लिए उसको पुनर्बल प्राप्त होती है, रीइंफोर्समेंट मिलता है। तो इससे वो फिर से वो कार्य करने के लिए तत्पर हो जाता है और वो फिर लर्न करता है। इस तरह से हमने देखा
कि अभिप्रेरणा भी एक विद्यार्थी के लिए यदि वो अभिप्रेरणा है तो वह दूसरे विद्यार्थी के लिए प्रेरणा नहीं हो सकती है। तो शिक्षार्थियों को सिखाते समय विद्यार्थियों को या शिक्षार्थियों को सिखाते समय किस विधि का चयन किया जाए, इसको ध्यान में इस तरह से रखना चाहिए। शिक्षार्थी की आयु कैसी है, उसका मैच्योरिटी लेवल कैसा है, उसकी मनोदशा कैसी है, उसकी या सब्जेक्ट मटेरियल कैसा है, और या सब्जेक्ट का या स्किल की नेचर ऑफ स्किल क्या है, विद्यार्थियों का एनवायरनमेंट, ये सबको ध्यान में रखकर ही अभिप्रेरणा देनी चाहिए। यानी कभी कभी मनस्थिति अलग है और उसमें अभिप्रेरणा कभी कभी वो काम नहीं करती। तो उपयुक्त विधि द्वारा विद्यार्थियों की अभिप्रेरणा को बढ़ाना चाहिए, और यह एक अपने आप में एक कला है जो शिक्षक को इस कला में निपुण होना चाहिए कि कब किस समय किस परिस्थिति में कभी पुरस्कार दे और किस समय कभी परिस्थिति में दंड दे, या कब उसे प्रतिद्वंदिता का प्रयोग किया जाए, या कब उसे प्रशंसा की जाए, या कब उसकी निंदा की जाए। इस बात पे एक निपुणता उनमें होनी चाहिए, जिससे ही बालक को सिंपल तरीके से कक्षा में अभिप्रेरित किया जा सकता है। तो अभिप्रेरणा भी एक महत्वपूर्ण कारक है जो बालक के सीखने की गति को तीव्र कर सकता है या सीखने में इच्छा जागृत कर सकता है। तो इससे संबंधित हम प्रश्न और पीडीएफ हम अगले क्लास में हम आपको देते हैं। थैंक यू।